शुमाली भारत में शदीद सर्द लहरों का कहर। हरियाणा के हिसार में दर्ज हरारत नुक्ता-ए अंजमात के करीब। दिल्ली एयरपोर्ट के एतराफ हद बसीरत रही 0। दिल्ली में 2.4 डिग्री के साथ इस मौसम की सबसे सर्द सुबह आज। तरमीमशुदा शरियत कानून की मुखालिफत पर बीजेपी ने की कांग्रेस की सख्त तनकीद। पार्टी सदर अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस फैला रही है अफवाहें। प्रकाश जावड़ेकर ने एनपीआर को गरीबों के लिए टैक्स बताने वाला राहुल गांधी का बयान किया मुस्तरद। तरमीमशुदा शरियत कानून की हिमायत में मुल्क भर में रैलियां। मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुई जबरदस्त रैली। आसाम में भी रैली का इनेकाद। रियासती वजीर आला सरबानंद सोनोवाल ने रियासत के असल बाशिंदों के मफादात के तहफ्फुज़ का दिलाया यकीन। रिहाइश गांव और शहरी उमूर के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने शहरी इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 करोड़ से जायद मकानात की तामीर की मंजूरी का किया ऐलान। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इसे शहरों के गरीब और मुतवस्सित तबकों के लिए करार दिया बड़ी हुसूलियाबी। और खेल की खबरों में ओलंपिक क्वालिफायर के लिए खवातीन मुक्केबाजी का अहम मुकाबला आज। ट्रायल्स के 51 किलोग्राम जुमरे में 6 बार की आलमी चैंपियन एमसी मैरी कॉम का मुकाबला साबिक जूनियर आलमी चैंपियन निकत जरीन से। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबर तफसील से शुरुआत करते हैं तरमीमशुदा शहरियत कानून की खबरों से, जहां शहरियत कानून पर मुल्क भर में हिमायत और मुखालिफत जारी है। वहीं मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में तरमीमशुदा शहरियत कानून के हक में कल एक रैली निकाली गई जो गुरगांव चौपाटी पर इख्तिताम पजीर हुई। समाज के हर तबके के लोगों की एक बड़ी तादाद ने रैली में शिरकत की और नए कानून की हिमायत में इज़हार ख्याल किया। दरियासना मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कांग्रेस पर तरमीमशुदा शहरियत कानून के बारे में अफवाहें फैलाने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि राहुल गांधी ये साबित करें कि कानून में किसी शख्स की शहरियत सल्ब करने का इल्तिजाम है। बीजेपी के उबूरी सदर जेपी नड्डा ने भी लोगों से गुमराह कुन अफवाहों से दूर रहने की बात कही। देश के अंदर माइनॉरिटी का हर व्यक्ति सुरक्षित रहना चाहिए, महफूज रहना चाहिए, इसकी रक्षा करने की हमारा संवैधानिक दायित्व है। मगर पाकिस्तान में ये नहीं हुआ, बांग्लादेश में ये नहीं हुआ। 30%, 23% की आबादी घटकर 3% और 7% हो गई। धर्म के आधार पर प्रताड़ना होने लगी। लाखों लोग यहां आए, कोई उनकी सूद नहीं लेता था। और नरेंद्र मोदी जी ने हिम्मत कर ये लाखों करोड़ों शरणार्थी जो आए थे उनको नागरिकता देने की पहल की। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर आए और वो आज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी ने एनपीआर को गरीबों पर टैक्स बताने वाले राहुल गांधी के बयान पर जोरदार हमला किया और उनसे माफी का मुतालबा किया। एनपीआर और आधार, ये दोनों उसमें महत्वपूर्ण कड़ी है। आधार कांग्रेस केवल बोलती थी, 120 करोड़ भारतीयों के हाथ में आधार मोदी सरकार ने दिए और इस दोनों का परिणाम यह हुआ कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू हुआ, सफलता से चला। सैकड़ों योजनाओं के 9 लाख करोड़ रुपए गरीबों के खाते में सीधा जमा हो गए। 9 लाख करोड़। और उसमें कितना भ्रष्टाचार होता था, क्योंकि लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। शहरियत तरमीम कानून की हिमायत में मुल्क भर के कई इलाकों में कल रैलियां निकाली गईं। आसाम की राजधानी गुवाहाटी में भी बीजेपी ने रैली निकाली।
और तरमीम शुदा शहरियत कानून के हक में अब बैरून मुमालिक में भी लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। जापान में रहने वाले भारतीय निजात लोगों ने कल बड़ी तादाद में CAA और NRC की हिमायत की। भारतीय निजात जापानियों ने रैली के जरिए CAA और NRC के बारे में गलत मालूमात और शुबहात दूर करने की कोशिश की। हुकूमत ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 1 करोड़ से ज़ायद मकानों की तामीर को मंजूरी दी गई है। रिहाइश और शहरी उमूर के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि शहरी इलाकों में भी 1 करोड़ 12 लाख मकानों की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री आवास योजना किफ़ायती मकानों के साथ आलमी सतह पर सबसे बड़े प्रोग्रामों में से एक है। मरकजी वजीर ने कहा कि यह मनसूबा मुल्की सतह पर काफ़ी कामयाब रहा है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की काविशों से इस मनसूबे के जरिए लाखों की तादाद में लोगों को रिहाइश फराहम कराई गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मंसूबे को शहर में रिहाइश पजीर गरीब तबके और मुतवस्सित तबके के लिए यादगार हुसूलियाबी करार दिया। In one of the most important urban rejuvenation schemes that the Prime Minister launched after the new government took office in May 2014 and the schemes were announced in June 2015 is a roaring success of the Pradhan Mantri Awas Yojana. वहीं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत शहरी उमूर की वजारत के जरिए 1 करोड़ मकान की तामीर के ऐलान को एक अजीम हुसूलियाबी करार दिया। वज़ीर आज़म का ये रद्द-ए-अमल शहरी उमूर के वज़ीर हरदीप सिंह पुरी के जरिए किए गए उस ट्वीट के जवाब में आया है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 1 करोड़ से ज़्यादा मकानात की तामीर को मंजूरी दिए जाने की बात कही है। वज़ीर आज़म ने ट्वीट करते हुए कहा है कि ये शहरी गरीबों और मुतवस्सित तबके के लिए एक अजीम हुसूलियाबी है। ये मुहिम शफाफियत, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और तेज़ निफाज से इबारत रही है। मैं हर भारतीय के सर पर एक छत हो, इसको यकीनी बनाने के लिए मैं शहरी उमूर की वजारत की पूरी टीम को उनकी सख्त मेहनत के लिए मुबारकबाद देता हूं। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण आज सरकारी बैंकों के मैनेजिंग डायरेक्टरों और चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान के साथ मीटिंग करेंगी। मरकजी वज़ीर ख़ज़ाना बैंकों के जरिए लिए जाने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्ज और रुपए कार्ड के जरिए वज़ीर आज़म जनधन योजना के खातेदारों को खाते में मौजूदा रकम में से ज़्यादा निकालने की सहूलत देने से मुतालिक बजट ऐलानात का भी जायजा लेंगी। इस मीटिंग में इमलाक की नीलामी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कौमी कंपनी कानून अथॉरिटी NCLT के जरिए दीगर तरीके से गैर करामत इमलाक के हुसूल के बारे में भी बातचीत हो सकती है। सीतारमण 1 फरवरी को अपना दूसरा मुकम्मल बजट पेश कर सकती हैं। और रिजर्व बैंक ने कहा है कि माशी नमू में सुस्त रवि के बाद भी मुल्क का मालियाती निज़ाम मुस्तहकम है। रिजर्व बैंक ने गुज़िश्ता रोज़ अपनी मालियाती इस्तेहकाम की रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि मजमूई घरेलू इक़्तिसादी शरह नमू के कमज़ोर होने के बाद भी भारत के मालियाती निज़ाम में इस्तेहकाम बरकरार है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आलमी मंडी के अंदेशे, मजमूई माशी हालात और मालियाती मंडियों को दरपेश मसाइल और इदारा जाती हालात समेत इन तमाम अंदेशों को मालियाती निज़ाम पर असरअंदाज होने वाले मुतवस्सित ज़ुमरे के अंदेशे में रखा गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस इतवार को 11 बजे सुबह ऑल इंडिया रेडियो पर मन की बात प्रोग्राम के जरिए मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात मुश्तरक करेंगे। वज़ीर आज़म के माहाना रेडियो प्रोग्राम की ये 60वीं कड़ी होगी। जिस मौजू पर इस कड़ी में उन्हें इज़हार ख्याल करना चाहिए उसके बारे में उन्होंने लोगों से मशवरे मांगे हैं। लोग अपना पैगाम रिकॉर्ड कराने के लिए 1800117800 पर कॉल कर सकते हैं और वो नमो ऐप के ओपन फोरम या MyGOV पर भी लिख सकते हैं। आवाम 1922 पर मिस कॉल भी दे सकते हैं और अपना मशवरा देने के लिए SMS में दिए गए लिंक को भी फॉलो कर सकते हैं। और हिमाचल की जयराम हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर शिमला के तारीखी रिज मैदान में कल एक बड़ी रैली मुनक़िद की गई, जिससे बीजेपी के सदर और वज़ीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी के कारगुजार सदर JP नड्डा और CMJ राम ठाकुर समेत बड़े लीडरों ने शिरकत की।
हिमाचल की जयराम सरकार के 2 साल मुकम्मल होने पर शिमला के तारीखी रिज मैदान में हुई बड़ी रैली, जिसमें वज़ीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी के कारगुजार सदर जेपी नड्डा और सीएम जयराम ठाकुर समेत बड़े लीडरों ने हिस्सा लिया। अमित शाह ने कहा कि दहशतगर्दी हो या नक्सलिज्म, रियासत के बहादुरों ने मुल्क की हिफाजत के लिए कुर्बानी दी है। अमित शाह ने मरकज की नरेंद्र मोदी सरकार की हुसूलियाबियां शुमार कराते हुए मुल्क को आगे ले जाने के उनके कामों का जिक्र किया, तो साथ ही जयराम ठाकुर की हुसूलियाबियां शुमार कराते हुए कहा कि हिमाचल में एक भी घर अब बगैर गैस चूल्हे का नहीं है। ढेर सारे नए कानून, नए निर्णय करके देश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने का काम किया और हम आने वाले दिनों में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, इसका रास्ता नरेंद्र मोदी जी ने प्रशस्त किया। बहुत सालों से $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी पर हम स्थगित थे। एक ही 5 साल के अंदर $1 ट्रिलियन को बढ़ाने का काम किया और मुझे पूरा भरोसा है कि अगली बार जब हम जनता का आशीर्वाद लेने मोदी जी के नेतृत्व में आएंगे, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाकर आएंगे। मित्रों, आज हिमाचल के अंदर अभी 3 बहनों को, माताओं को यहां से गैस वितरण किया गया, गैस की किट दी गई। उसके बाद हिमाचल में एक भी घर ऐसा नहीं है जहां लकड़ियां, कंडे और जलाकर, टहनियां जलाकर खाना बनाना पड़ेगा। बीजेपी के कारगुजार सदर जेपी नड्डा ने इस मौके पर कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने हिमाचल की तरक्की के लिए काफी मदद दी है और रियासत को खुसूसी पैकेज भी दिया है। हम गौरव के साथ बोल सकते हैं कि जब आपने दिल्ली में मोदी जी की सरकार बैठाई तो आपके बिना मांगे 2014 में उन्होंने हिमाचल को फिर से स्पेशल कैटेगरी स्टेट, हिली स्टेट दे दिया। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। वज़ीर आला जयराम ठाकुर ने सरकार की 2 साल की हुसूलियाबियां गिनाई और बताया कि कैसे सरकार लोगों के मसाइल को दूर करने की कोशिश कर रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जो छोटे छोटे इनिशिएटिव लिए, नई नई योजनाएं कि हमने हिमाचल प्रदेश में शुरू की, प्रदेश की जनता ने उनको स्वीकारा और स्वीकार करने के साथ साथ में उनको सहयोग दिया, आत्मसात किया। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में जो योजना हमने जनहित में शुरू की थी, उन योजनाओं को अपना समर्थन और सहयोग दे करके हिमाचल प्रदेश में जब परीक्षा के इस दौर में से हम गुजरे, चाहे वो लोकसभा का चुनाव था, चाहे वो विधानसभा का उपचुनाव थे, हम दोनों जगह जो है सफलतापूर्वक जो है अपनी मंजिल तक पहुंचे। प्रोग्राम में अमित शाह ने सरकार की हुसूलियाबियों पर लिखी गई किताब सेवा और स्वावलंबन का इजरा किया। बाद में अमित शाह ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2019 की ग्राउंड ब्रेकिंग तकरीब में हिस्सा लिया, जिसमें 200 से ज्यादा सरमायाकार हिस्सा ले रहे हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ विक्रमजीत सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने यकीन दहानी कराई है कि भारतीय मईशत में जारी कसाद बाजारी में जल्द बेहतरी का इम्कान है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कल भारतीय इक़्तिसादी फेडरेशन के 102वें इजलास से खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि ये हकीकत है कि भारतीय मईशत को कुछ चैलेंजेस का सामना है, जिससे रवा माली बरस के दौरान शरह-ए-नमू में गिरावट आई है। नायडू ने कहा कि सियासी जमातें ख्वाह जो भी हों, लोगों को खुद कफील बनाने और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए मौजू पॉलिसी ज़रूरी होनी चाहिए। Entire economic orientation policy should be how to make people to stand on their own in long term. Not today. I am not saying today this state, that state and this government and all. I am saying about the entire policy approach, political orientation of the political system of the country, irrespective of parties, should be focused on this, making the people self-sufficient, empowering the woman by self-help groups or by promoting small-scale and medium-scale industries and bringing the banks to the doorsteps of the women Mudra Yojana. One indication, one in such a direction, empowering the people who are helpless by giving support.
और जुमे को वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने फरवरी 2020 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होने वाले डिफेंस एक्सपो के मोबाइल ऐप का आगाज किया। डिफेंस एक्सपो 2020 ऐप पर इस इनेकाद से मुतालिक तमाम मालूमात मौजूद हैं। खास बात यह भी है कि इस मोबाइल ऐप के जरिए अवाम डिफेंस एक्सपो के रोजाना के प्रोग्राम के साथ साथ स्पीकर की मालूमात, डिफेंस एक्सपो के टिकट और दीगर बातें जान सकेंगे। फरोग़ इंसानी वसाइल के मरकजी वजीर रमेश पोखरियाल निशंक ने मुख्तलिफ सरकारी मंसूबों और प्रोग्रामों की मालूमात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की अपील की है। कल नई दिल्ली में सोशल मीडिया और मवासलात पर कौमी वर्कशॉप से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, तरक्की पजीर भारत, फिट इंडिया, स्वच्छ भारत और सिंगल यूज़ प्लास्टिक के खिलाफ मुहिम को सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुँचाना चाहिए। उन्होंने आला तालीमी इदारों में जारी तहकीक से मुतालिक मालूमात भी सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाने की अपील की। जो ये 4-5 अभियान हमने लिए हैं, चाहे वो एक भारत श्रेष्ठ भारत का अभियान हो और चाहे वो उन्नत भारत अभियान का हो, एक छात्र एक पेड़ लगाने का अभियान हो, और चाहे वो सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान हो, चाहे फिट इंडिया का अभियान हो और चाहे स्वच्छ भारत का अभियान हो। ये 5 अभियानों को आपने तेजी से दौड़ाना है, इसको अपने जीवन का हिस्सा बना दीजिए 5 अभियानों को। और फिर वैसे भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है, मुझे नए भारत के निर्माण की जरूरत है, नए भारत की जरूरत है। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, सशक्त भारत, श्रेष्ठ भारत, एक भारत। और इजराइल के वजीर आजम बेनियामिन नेतन्याहू ने लिक्विड पार्टी के सरबराह का चुनाव जीत लिया है। चुनाव में उनका मुकाबला पार्टी के रुकन पार्लियामेंट और वजीर तालीम गिदोन सार से था। हुक्मरान लिक्विड पार्टी के नए रहनुमा का इंतखाब करने के लिए प्राइमरी इलेक्शन कराया गया था। नेतन्याहू ने जीत के बाद कहा है कि वो इजराइल की क़यादत करते रहेंगे। सबसे लंबे अरसे तक इजराइल के वजीर आजम रहने वाले नेतन्याहू 2005 से लिक्विड पार्टी के सदर के ओहदे पर फायज हैं। ये पहला मौका है कि नेतन्याहू को पार्टी के अंदर चैलेंज का सामना करना पड़ा था। अमेरिका के कंसास में एक तैयारा साज प्लांट में कल धमाका हो गया, जिसकी जद में आने से कम 12 लोग जख्मी हो गए हैं। ये धमाका बीच क्राफ्ट के प्लांट में हुआ है। इसकी देखरेख टेक्सट्रॉन एविएशन करती है। ये कंपनी सिंगल और डबल इंजन एयरक्राफ्ट तैयार करती है। और अमेरिका के शहर होनोलुलु में 7 लोगों के साथ लापता हुए हेलीकॉप्टर का मलबा काउई जजीरे पर एक पहाड़ी इलाके से बरामद किया गया है। हेलीकॉप्टर पर सवार लोगों की तलाश के लिए इजाफी दस्ते रवाना किए जा रहे हैं। यूरोकॉप्टर AS-350 हेलीकॉप्टर ने ली यू शहर से परवाज की थी। साहिली मुहाफिजों के मुताबिक हेलीकॉप्टर में एक इलेक्ट्रॉनिक लोकेटर नस्ब है, लेकिन इसका कोई सिग्नल मौसूल नहीं हुआ है। हेलीकॉप्टर में एक पायलट के अलावा 6 मुसाफिर सवार थे। और चीन की वजारत दिफा ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुसलसल काविशों से भारत और चीन के फौजी ताल्लुकात में इस्लाहात का अमल जारी है। चीनी वजारत दिफा के तर्जुमान ने कहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात, अमली ताउन और सरहद पर पुरअमन माहौल साजगार हुआ है। आइंदा बरस भारत चीन ताल्लुकात के 70 बरस मुकम्मल होने के मौके पर दोनों ममालिक की अफवाज ने मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद का भी फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि चीन फौजी ताल्लुकात को फरोग देने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी और सदर जिनपिंग की क़यादत के पेश नज़र भारत के साथ मिलकर काम करने के ख्वाह हैं। उन्होंने हाल ही में शिलोंग में मुश्तरका फौजी मश्क में दहशतगर्दी से निपटने, कुदरती आफात और इंसानी ताउन पर मुस्बत सलाह मशवरे की वजाहत की है। और अब बात कर लेते हैं मौसम की। शुमाली भारत इस वक्त शदीद सर्द लहरों की इज्जत में है। राजधानी दिल्ली में सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राजधानी के सफदरजंग इलाके में सुबह 6 बजे दर्जे हरारत 2.4 रिकॉर्ड किया गया। साल 1901 के बाद दिल्ली में दूसरी बार दिसंबर का महीना इतना सर्द रहा है। एयरपोर्ट के अतराफ हद बसारत 0 तक पहुंच गई है, जिसकी वजह से जहाज़ों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई है। आइंदा दिनों में दर्जे हरारत में और ज्यादा कमी का अंदेशा है। दिल्ली में कल कम से कम दर्जे हरारत 5.8 डिग्री दर्ज किया गया था, जबकि ज्यादा से ज्यादा मामूल से 7 डिग्री कम यानी कि 13.4 डिग्री रहा। महकमा मौसमियात ने आज धुंध के साथ और ज्यादा सर्दी पड़ने का अंदेशा जाहिर किया है।
वहीं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मौसम की सबसे सर्द रात रही। महकमे मौसमियात के मुताबिक वहां दर्जे हरारत 0 से 5.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। और हिमाचल प्रदेश के कुफरी, मनाली, सोलन और कल्पा में दर्जे हरारत 0 के नीचे रहा। रियासत में केलोंग में दर्जे हरारत सबसे कम 0 से 15 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। महकमे मौसमियात ने रियासत के बुलंद पहाड़ियों में 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। वहीं हरियाणा के हिसार में इस मौसम की सबसे ठंडी रात रही। वजह वहां दर्ज हरारत नुक्ता अंजमात के करीब पहुंच गया। कम से कम दर्ज हरारत 6 डिग्री से गिरकर 0.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। चंडीगढ़ में भी दर्ज हरारत 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर में इस मौसम का सबसे कम दर्ज हरारत 0 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 2 दिनों में शुमाल, मशरक़ी और वस्ती भारत के कई इलाके ठंड की जद में आ सकते हैं। महकमे ने कहा है कि 31 दिसंबर के बाद इन इलाकों में सर्द लहर में कमी का इम्कान है। और सर्दी पर दिल्ली से डीडी के नुमाइंदे निशांत सौरभ से हम इस वक्त बात कर रहे हैं। निशांत, दिल्ली का मौसम कैसा है? आप बाहर हैं, आप किस तरह से वहां पर लोगों की आमदोरफ्त देख रहे हैं और मौसम किस तरह का महसूस हो रहा है आपको? जी देखिए साइमा, अगर दिल्ली की बात करें तो आज इस सीज़न का सबसे ठंडा दिन रहा दिल्ली में, जब न्यूनतम तापमान जो है पारा जो है दिल्ली में वो 2.4 डिग्री सेल्सियस तक गया। और कई इलाकों में जैसे कि आया नगर की बात करें तो वहाँ तापमान 1.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचा। और लोधी रोड इलाके की बात करें तो वहाँ पे पारा 1.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था न्यूनतम तापमान। तो जाहिर तौर पर दिल्ली वालों को इस ठंड से काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। और अब तक जैसा कि हमने देखा कि 15 दिसंबर से ही दिल्ली में अधिकतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की गई थी और शीतलहर की स्थिति लगातार बनी हुई थी। और अधिकतम तापमान अभी भी दिल्ली में जो कि 14 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जिस वजह से धूप नहीं निकल रही है दिल्ली में अच्छे तरीके से, और दिन में भी लोगों को राहत नहीं मिल रही है। और अब रात के तापमान में और सुबह के तापमान में भी गिरावट इधर पिछले 2-3 दिनों से देखने को मिली है, जब तापमान 4 डिग्री सेल्सियस और 3 डिग्री सेल्सियस और अब तो 2.4 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। तो जाहिर तौर पर लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और रोज़मर्रा के जो कामकाज निपटाने में भी दिक्कतें पेश आ रही हैं। और अगर बात करें आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम दिल्ली का, तो अभी मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिनों तक यानी 30 दिसंबर तक ठंड की यही स्थिति राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में और पश्चिम उत्तर भारत में, खासकर पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और दिल्ली में ठंड की यही स्थिति बनी रहेगी, भीषण ठंड रहेगी। और उसके बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ जो कि पश्चिमी हिमालयन रीजन में आना है, उसके वजह से जो मैदानी इलाके हैं वहाँ भी रात के तापमान में और दिन के तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होगी और लोगों को जो ये हाड़ कपाने वाली ठंड है उससे थोड़ी राहत मिलेगी। हालांकि इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो 31 दिसंबर की रात से 3 जनवरी तक दिल्ली में हल्की बारिश, बूंदाबांदी और ओलावृष्टि होने की भी संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। तो ऐसे में नए साल का स्वागत दिल्ली में बारिश के साथ होने की संभावना जताई जा रही है। तो बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि 1901 के बाद से दूसरी बार ऐसा हुआ है कि सबसे दिसंबर का महीना इतना ठंडा रहा है, क्योंकि 1997 में जो औसत अधिकतम तापमान दिल्ली में दर्ज किया गया था वो 17.3 डिग्री सेल्सियस था। और इस बार ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान, जो औसत अधिकतम तापमान है दिसंबर महीने का, वो रहेगा, जो कि पिछले 118 सालों की बात करें तो 118 सालों में दूसरी बार ऐसा होगा जब दिल्ली में दिसंबर का महीना इतना ठंडा होगा। तो जाहिर तौर पर इस बार दिल्ली में ठंड जो है वो नए नए रिकॉर्ड बना रही है और पुराने रिकॉर्ड तोड़ रही है।
जी निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम तफसील के लिए। तो दिल्ली में ठंड जो है वो नए रिकॉर्ड बना रही है और पुराने रिकॉर्ड तोड़ रही है। और अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां जम्मू कश्मीर में शदीद सर्द लहरों का कहर जारी है। श्रीनगर, दरास, पहलगाम और गुलमर्ग में दर्जे हरारत सिफर से नीचे चला गया है। इंतजामिया लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कमर बस्ता है। पेश है हमारी नुमाइंदा रमा त्यागी की यह खास रिपोर्ट। कश्मीर घाटी लगातार ठंड की गिरफ्त में है। अगर हम यहाँ के मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें, श्रीनगर की बात करें, तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर था दिन का वो 4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर था। और अगर रात की बात करें तो सबसे ठंडी रातों में से उसे कहा जा सकता है। कल रात -5.3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान था। इसके अलावा अगर हम द्रास की बात करें तो -30 डिग्री तक वहाँ पर तापमान पहुँच गया था। इसके अलावा अगर हम पहलगाम की बात करते हैं तो वहाँ पर तापमान -11 डिग्री था और गुलमर्ग की बात करें तो -12 डिग्री वहाँ का तापमान था। तो लगातार जो ठंड की गिरफ्त में यहाँ पर शीतलहर की चपेट में इस पूरे एटमॉस्फेयर को कहा जा सकता है। और मौसम विभाग का कहना है कि 31 दिसंबर तक ये स्थिति बनी रह सकती है। हालांकि 31 के बाद नया साल ठंड से कुछ राहत का संदेश ला सकता है। और लगातार जो लोग हैं वो ट्रेडिशनल तरीके अपना रहे हैं, पारंपरिक तरीके अपना रहे हैं, चाहे विशेष यहाँ का खान पान हो या विशेष पहनावा हो। इसके अलावा जो आधुनिक तरीके हैं अपने आप को गर्म रखने के, कामकाज करने के, वो भी यहाँ पर अपनाए जा रहे हैं। प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन भी जो ज़रूरी सुविधाएं हैं, ज़रूरी सेवाएं हैं, वो लोगों तक बिना किसी बाधा के पहुँचते रहे, उसका पूरा प्रयास कर रहा है। तमाम जो सारी स्थिति है उसकी समीक्षा हो रही है। इसके अलावा जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो भी 24 घंटे लोगों को मुहैया रहें ताकि ठंड की वजह से, सर्दी की वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो। इसकी पूरी व्यवस्था यहां पर की जा रही है। कैमरामैन AK के साथ रमा त्यागी, DD न्यूज़, श्रीनगर। जी, तो रमा ने दिखाया है कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से ठंड पड़ रही है। और आइए देखते हैं कि शदीद ठंड में लोग एहतियात बरतने के लिए क्या क्या नई नई तदाबीर कर रहे हैं। हमारी ये रिपोर्ट। पहाड़ों में पानी है वो जम जाता है सर्दियों में, इस वजह से पानी का बहाव कम हो जाता है, तो सर्दी का तकलीफ उठाना ही पड़ता है। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है, अगर बर्फबारी हो जाए, जगह जगह हो जाए और वक्तन फ़ौक्तन हो जाए तो तकलीफ तो हमें होगी। लेकिन आने वाले मतलब गर्मियों में तो ये सब शादाब रहेगा। हम लोग फेरन भी पहनते हैं, स्वेटर्स भी पहनते हैं, जैकेट्स भी पहनते हैं और बहुत सारे कपड़े पहनते हैं। लेकिन जहाँ पर एक की ज़रूरत होती है अभी 5-6 हम पहनते हैं। हमारा एक साग मशहूर है कश्मीर का, जो कड़म का साग कहते हैं, वो खाना है तो वो भी बहुत अच्छा रहता है, गर्म, उससे भी गर्म बाड़ी रहती हैं। और कहवा होता है, नून चाय होती है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ठंड के लिए हम पंचू यूज़ करते हैं और हम कांगड़ी यूज़ करते हैं। हाँ, कहवा ले सकते हैं, नमकीन चाय ले सकते हैं, हाँ, जिसको सॉलिटी कह सकते हैं। और अब खेल की खबरों पर नजर डाल लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक क्वालिफायर्स में मुल्क की नुमाइंदगी कौन करेगा, इसका फैसला आज होगा। दरअसल भारत की स्टार मुक्केबाज MC मैरी कॉम और निखत जरीन ने कल ओलंपिक क्वालिफायर ट्रायल्स के अपने अपने दौर के मुकाबले जीत लिए हैं। इसीलिए अब आज 51 किलोग्राम के जुमरे की इन दोनों खिलाड़ियों के दरमियान मुकाबला होगा, जिससे ये तय होगा कि टोक्यो ओलंपिक क्वालिफायर में मुल्क की नुमाइंदगी कौन करेगा। इस मुकाबले के लिए निखत काफ़ी तवील अरसे से लड़ाई लड़ रही थी। पहले राउंड के क्वालिफायर मुकाबले में निखत ने मौजूदा कौमी चैंपियन ज्योति गोलिया को शिकस्त दी थी, जबकि मैरी कॉम ने रितु गरेवाल को हराया था। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का हाल। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म पजीर होता है। इजाजत दीजिए, आदाब।